हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सीपीटी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत। तो गाइस यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म का इस समय करा रहे हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि इसमें पूरे 30 प्रैक्टिस सेट हैं जो मैं आपको 10 दिन के अंदर कराने की सोच रहा हूं, क्योंकि समय आपके पास कम बचा हुआ है। तो 10 दिन के अंदर अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं तो वो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करा देंगे, क्योंकि 30 प्रैक्टिस सेट में लगभग आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। कितना आपने पढ़ा है और कितना क्या किया है। रुक्मिणी प्रकाशन का है जो काफ़ी डिमांड में रहता है ये प्लेटफॉर्म, चाहे कोई भी बुक हो किसी भी एग्जाम के लिए, इसके प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो गाइस हमने एक अभी डाला था, उसके बाद यहाँ पर हम अब देख लेते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। तो गाइस एक बात और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो लगती है। उसके साथ साथ यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो वीडियो का रिस्पांस आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ इससे तैयारी सुनिश्चित हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, बिल्कुल स्किप मत किया कीजिए। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज 29। इसमें हम यहाँ पे पूरे आपका जीएस के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पर ये है कि आप लोग मैथ के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं करते, कि 5 प्रश्न है आप लोग जानते हैं कि वो बहुत आसान से आएंगे, वो कर लेंगे, और उसके साथ साथ ग्राफ का भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो आपका डीआई का पोर्शन है वो भी आप नहीं करते हैं, तो वो तो लगता है कि वहाँ पर सॉल्व कर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है वो 50 नंबर का जीएस का पोर्शन रहता है, जिसमें जीके, करंट अफेयर और यहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ आना है। चलिए मैं वहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रश्न लेते हैं, कौन से, वो लेंगे हिस्ट्री के। तो गाइस देखिए हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 5 नंबर के लिए, और आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी 5 नंबर, वो भी हिस्ट्री का ही पोर्शन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है पीडीएफ की। तो गाइस देखिए पहला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसारक जो थे, जो दक्षिण भारत तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ये आंसर सभी को पता भी होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय बनवाया गया था। तो सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है वो पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे वो बोला गया है इसमें बेसिकली वो किसने बनवाया था। देखिए मौर्य के वंश के समय बनवाया गया था, मौर्यों ने इसको बनवाया था सांची का स्तूप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था। तो इब्न बतूता जो थे उनको कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। कहाँ से आए थे, मोरक्को के निवासी थे। तो यहाँ पर पूछा कि कहाँ के काजी थे। तो काजी कहाँ के बनाए गए थे, वो थे यहाँ पर दिल्ली के, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि का स्थित है वो कहाँ पर है। तो 4 कहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि कृषि का आरंभ कैसे हुआ था। तो कृषि का आरंभ कैसे नहीं पूछा गया है, कहाँ पर नहीं पूछा गया, पूछा गया आरंभ हुआ था किस युग में हुआ था। तो 5 में अगर देख लेते हैं तो आपका जो नवपाषाण युग, आपको पता है कि नवपाषाण युग में लोग थोड़ा सा जानिस्कार हो गए थे एक तरीके से कहें तो यहाँ पे कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि सूची को 2 से मिलान करना है। अब इसमें क्या कहता है, यहाँ पे मठ दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट लोगों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 से, तो अब इसका जो आपका मिलान करना है वो कैसे हो जाएगा। देखिए आनंद मठ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जो आनंद मठ रिलेटेड है वो कहाँ से है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है। और आपका जो 2 वाला है यानी कि द आर्किटिज्म होम ऑफ द वेदास, ये लिंक है किससे, ये लिंक है आपका बाल गंगाधर तिलक से। और यंग इंडिया किससे लिंक करता है, वो यहाँ पर करता है आपका, वो करता है सीधे आपका लाला लाजपत राय से। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी बुक है, या फिर किसके द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें कही गई हैं, तो वो है कि महात्मा गांधी सा। तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में देखें तो 7 कहता है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखा था। तो यहाँ पे देखिए जब बोला गया है कि नेपोलियन की शक्ति के सामने, जब नेपोलियन, आपने सुना होगा कि नेपोलियन ने यूरोप पर यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो एक गवर्नर जनरल उसमें भारत में थे जिन्होंने बिल्कुल अपनी जो सत्ता थी उसको डगमग नहीं होने दी थी। तो वो उनका नाम क्या था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को और किस नाम से जाता है, इनको संधियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्होंने ये संधियाँ करने में बहुत फेमस थे, इसीलिए इनको ये इसके नाम से भी जाना जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो इनमें से कांग्रेस की अध्यक्ष कौन नहीं रहती। जो आपकी आईएनसी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे एक अध्यक्ष थी वो जो नहीं थी। तो यहाँ पे पहला है एनी बेसेंट, वो तो थी, सभी को पता है, 1917 में बनी थी 8 का। और यहाँ पे सरोजिनी नायडू ये भी थी, नलिन सेन गुप्ता ये भी थी, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित जो थी इनको कभी भी अध्यक्षता नहीं सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला कहता है 9 में कि ब्रिटिश कंपनियों की गतिविधि से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन था। तो ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित जो सबसे पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था वो यहाँ पर रिलेटेड है आपका ए से, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 आपने सुना होगा। इसके तहत यहाँ पर स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले, और उसके जो एलिजा एम्पे सबसे पहले बनाए गए थे जहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, ये भी याद रखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसका राइशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 कहता है, इसमें क्या कहते हैं कि भारत से पूर्व दादर व नगर हवेली किसके उपनिवेशक थे। तो भारत में जो ये मिला था आपका दादर व नगर हवेली, तो इससे पहले इस पर किसका राज्य था। देखिए गोवा पर पूछा जाता है, गोवा पे कौन थे, वो पुर्तगाली थे जिन्होंने 1961 में छोड़ा। अब यहाँ पे दादर व नगर हवेली जो थी उस पर किसका राज था। 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो पुर्तगाल ही थे, यहाँ भी पुर्तगाल ने राज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। बाघ परियोजना कब आरंभ करी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए 29 जुलाई था, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अब बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाघ परियोजना कब आरंभ करी गई थी, सभी को पता होना चाहिए कि 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन 1973, इसको रट लीजिए, चाहे भैया कहीं पे लिख लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित विचार कीजिए। अब इसमें विचार करने योग्य क्या क्या चीज़ें हैं अब वो देख लेते हैं। तो इसने बोला है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि अगर आप दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर से साउथ की ओर चले तो आपको जो इसका सीरीज है वो कौन सी रहेगी वो आपको बताना है। तो 12 का जो आपका देख लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगी, पहले आपकी महादेव पहाड़ियाँ पढ़ेंगी अगर साउथ में जाते हैं, फिर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या फिर सतपुड़ा रेंज पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे सह्याद्री पड़ेगी। सह्याद्री आपको पता है साउथ में ही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और दूसरा, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 वो किसको दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पूछा जा चुका है, अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम। तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज से जाना जाता है, हल्दिया तक यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है पूरा जोड़ती है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक ये है पहला जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डंकन पैसेज इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो डंकन पैसेज जो स्थित है आपका वो देखिए दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है आपका डंकन पैसेज। के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में, ये याद रखेगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें सर्वाधिक साक्षरता दर सभी को पता है केरला की थी। तो केरला की हमेशा रहती है, जितने भी जनगणना अभी तक हुई हैं अपने जान में, वहाँ पर देखें तो केरल ही टॉप करता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहते हैं तो भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो पवन ऊर्जा का मतलब जैसे बड़ी बड़ी देखिए आपने चक्कियाँ लगी होती हैं, मूवी वगैरह में देखने ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रियल में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो 16 का यहाँ पे पवन ऊर्जा का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है आपका गुजरात में। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, शायद तमिलनाडु या फिर गुजरात में, तो इसको अगर आप कंफर्म करके बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो गाइस राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम जो होती है, उसको यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 17 में देखें राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाएगा जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती। देखिए एक कर यहाँ पर ऐसा होता है जिसकी कीमत में कभी वृद्धि नहीं होती, हमेशा वो सेम रहता है। आपको पता है बिस्किट चाय नमकीन पे तो टैक्स बढ़ता रहता है। तो 18 में यहाँ पे जो बी है, जो इनकम टैक्स है, आयकर है,
वो कभी भी यहाँ पर बढ़ता नहीं है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 19 कहता है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उस दशक का नाम बताना है। तो हरित क्रांति से रिलेटेड कौन है, तो आपको पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन है अपने भारत में। तो 19 का जो बी हो जाएगा, 1960 के दशक में हरित क्रांति जो है वो हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था वो गेहूं की फसल को हुआ था, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अब 20 पे आते हैं। तो 20 कहता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो एक किसकी संस्था है। तो 20 में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी एक संस्था है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मूल संविधान में कितने राज्य थे, इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया है। तो देखिए मूल संविधान जब बना था 1947 में, और ये जब लागू हुआ था 50 में, तब उस समय जो हमारे राज्य थे वो कितने थे, वो इम्पॉर्टेंट है भाई। इस समय कितना है, इस समय 28 है, 28 राज्य हैं, 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पे 21 में अगर देख लेते हैं तो ए हो जाए, यानी 27 राज्य 3 प्रवर्ग। उस समय 27 राज्य हुआ करते थे, 3 प्रवर्ग हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, 22 में है कि किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहा जाता है। तो मूल अधिकार के भाग का कोर जो है वो क्या होता है। तो 22 में अगर देख लेते हैं सी, यानी कि अनुच्छेद 19 को यहाँ पर भारत के मूल अधिकारों के भाग का कोर कहा जाता है, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है। तो योजना आयोग का जो उद्भव स्रोत है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 23 में अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे नज़र डालिए तो कहता है कि संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे उसका नाम क्या होगा, नीति आयोग होगा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सभी को पता होगा 2015 में किया गया था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 24 में, 24 कहता है कि निम्नलिखित में से किनको राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई, बहुत सारे लोग। तो 24 में देखिए जो आपका राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है उसके निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को यहाँ पर जो है मतदान करने का अधिकार होता है राज्यसभा के सदस्यों में। और यहाँ पे देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। 24 का सी आपका आंसर है। अब देखो 25 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो किसका वेतन जो है संचित निधि पर भारित नहीं होता है। 25 में अगर हम यहाँ पर नज़र डालते हैं बी, यानी कि जो प्रधानमंत्री है इसका वेतन जो है संचित निधि है उससे नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं 5 प्रश्न आपके साइंस के लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं कौन सी हैं। तो 26 का यहाँ पर सी आपका राइट आंसर, यानी कि एक्स ग्रेड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे पड़े हैं, जाकर देखिए यार, आराम से पीटी पास कर लोगे अगर सारे देख लिया आपने तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल सही बताऊंगा मैं जो चीज़ें बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जो प्रेस बायोपिया होता है, आपको पता है मायोपिया होता है, और उसके बाद हाइटर मायोपिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है फिर प्री बायोपिया होता है, जो जरा दृष्टि होता है, इसके उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि बायफोकल लेंस इसका यूज़ किया जाता है इसके उपचार के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। जो आपकी स्टोरेज बैटरीज होती हैं इनमें कौन सी धातु प्रयोग होती है। यहाँ पे धातु पूछा है, कहीं कहीं पूछ लेता है एसिड कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो लेड बैटरीज होती हैं सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी की पूछता है कि मोबाइल की बैटरी किस चीज़ बनी होती है, तो लिथियम आयन की होती है, वो भी याद रखिएगा। तो 30 का आप देख लेते हैं। 30 में देखे कहता है कि यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। देखिए अब क्या आता है, किसी दर्पण को अगर 0 डिग्री घुमा दिया जाता है तो अब यहाँ पर आवर्तित किरण का जो घूर्णन होता है वो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे थीटा ही मान लीजिए, थीटा पे घुमाया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 डिग्री घुमाया गया
तब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगी आपकी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है जस्ट दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। भैया 10 नंबर का आना है, करंट अफेयर में अच्छा करेंगे तो आप निश्चित रूप से सब लड़कों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि करंट में ही ज़्यादातर मेरिट आगे पीछे होती। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक जो 2020 के तहत महिलाओं को कुछ विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है। तो देखिए अभी विधेयक आया था जिसमें जो लोग अबॉर्शन कराना चाहती हैं महिलाएं, उनके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे को पैदा नहीं किया जा सकता। तो उसका अब जो होता है अबॉर्शन, उसके लिए यहाँ पर समय सीमा बढ़ाई थी, तो वही यहाँ पर पूछा है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि इसको 24 सप्ताह बढ़ाकर कर दिया। तो गाइस इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 52 में कहता है कि कुपोषण से निपटने के लिए एक समर नाम का अभियान शुरू किया गया था। यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, बेसिकली ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि झारखंड सरकार ने इस अभियान को शुरू किया था जो कुपोषण से निपटने के लिए एक समर अभियान है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो लगा कि ऑपरेशन थिरुवल्लुर संबंधित है। तो ऑपरेशन थिरुवल्लुर जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 53 में अगर देख लेते हैं तो आपका अगर डी पे नजर डाले तो बोला कि तमिलनाडु में विस्फोट नहीं किए गए आयुध का डिस्पोजल उससे रिलेटेड है यहाँ पर ऑपरेशन थिरुवल्लुर। गाइस क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस एग्जाम में उत्तर प्रदेश की जीके और करंट अफेयर तो भर भर के आनी है। जीके भले आए लेकिन करंट अफेयर तो आपको भर के आएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत यहाँ पर आपको फ्री इलाज मिलता है। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बेहरा को किस देश के में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मनप्रीत बेहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया को नियुक्त किया गया, ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया इनको। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 कहता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 20 फरवरी 2021 से नई दिल्ली में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर हाट के किस संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 26वां यहाँ पे आयोजित किया गया था दिल्ली में। इसको याद रख लीजिए, ये हुनर हाट था। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है। तो यहाँ पे 57 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपिका कुमारी, जो हाल ही में अभी ओलंपिक चल रहा था उसमें ये क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई। तो दीपिका कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 देखें तो 58 कहता है WHO के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। तो गिनी में एक यहाँ पर वायरस फैला हुआ था जिसका नाम था 58 का अगर राइट आंसर देखें इबोला वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस हुआ करता था। तो फाइनली इसकी वैक्सीन भी बन गई और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका प्रकोप भी खत्म हो गया। ये यहाँ पर कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस था इबोला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किससे जीता है। तो यहाँ पे देखिए नेचर का TTL फोटोग्राफर अवार्ड 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो किसने जीता है। तो 59 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थॉमस विजयन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने ये अवार्ड जीता है 2021 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि इंटरपोल ने फैमिली DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इंटरपोल क्या है, इंटरपोल एक बहुत बड़ा संस्था है, यहाँ पर आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने एक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है जो पूरे विश्व लेवल पे काम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का वो सी हो जाएगा, यानी कि आई फैमिलिया इसका नाम होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों में आपका 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अदर प्रैक्टिस सेट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि आपको यहाँ पर पुस्तक दी हुई है और इसमें लेखक दिया होगा, बोला है इसमें से कौन सा एक सुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइज 61 में जो सुमेलित है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कहता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नीरज चंद्र चौधरी, ये सुमेलित है। अब यहाँ पे देखिए 61 में अगला कहता है कि इंडिया
उंडेड सिविलाइजेशन, वीएस नायपाल ये भी सुमेलित है। कन्फेक्शन ऑफ लवर मुल्क आनंद ये भी सुमेलित है। यहाँ पे द इंग्लिश टीचर आर्केनाड ये भी सुमेलित है। 20 का राइट आंसर यानी कि ABCD ये सारी की सारी मैच बुक हैं, सभी यहाँ पर मैच हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये अलग अलग इंडिविजुअल भी पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो 62 में अगर देख लेते हैं तो अबिसिनिया की राजधानी है इथोपिया, हॉलैंड, नीदरलैंड से संबंधित पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश। कई राजधानी नहीं बल्कि ये पुराने नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी बांग्लादेश पाकिस्तान पहले बांग्लादेश का नाम था, फिर हॉलैंड को यहाँ पे नीदरलैंड कर दिया गया, अबिसिनिया को इथोपिया कर दिया गया, लेकिन बर्मा को यहाँ पे म्यांमार कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही यहाँ पर गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, तो पहला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 देखें तो बहुत ही आसान सा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है 63 में, वो यहाँ पर देखें तो सी हो जाएगी। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड में एक और पार्क स्थित है यहाँ पर, वो है यहाँ पर राजा जी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 64 कहता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। पाई का मतलब क्या होता है, ये जो मैथमेटिक्स में आपका पाई होता है उसी दिवस की बात कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप दिमाग में डाल सकते हैं कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। कोई यहाँ पे अगर आपका मैथ का टीचर प्रेमी होगा तो ये क्वेश्चन डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मानस असम ये सही है, रणथंभौर राजस्थान सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, लेकिन यहाँ पे बांदीपुर है वो तमिलनाडु में नहीं गाइस, वो कर्नाटक में है। तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। बाकी तीनों याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनगणना के स्थान पर यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना है चीज़ों के। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कहता है 66 में, आप अगर ध्यान से देखें आपका गोवा, सिक्किम, नागालैंड से प्रश्न आता है। इसमें देखिए निगेटिव यहाँ पर दर्ज करी गई थी, इसकी जो परसेंटेज है ग्रोथिंग रेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई थी जनसंख्या की वो निगेटिव आई थी, यही नागालैंड में एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो इसमें 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा पहले, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, फिर यहाँ पे गोवा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका नागालैंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 67 में कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वो आपको बताना है। तो 67 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो गाइज हम 50 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे जितने भी लोग दोस्तों अगर हमको पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस पसंद करते हैं, चैनल पे लगे हुए जुड़े हुए हैं, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बताइए, क्योंकि यहाँ 50 प्रश्न आपके पूरे हम कराने वाले हैं। 50 में से आपने कितना किया। प्रैक्टिस सेट शानदार है, प्लेटफॉर्म का है, किरण का है, तो बहुत ही अच्छा आपका रहेगा इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 69 कहता है कि गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो गरीबों का जो वास्तुकार हैं उनको कहा जाता है, उनका नाम है यहाँ पर लॉरी बेकर। लॉरी बेकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 69 में यहाँ पे लॉरी बेकर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए 70 कहता है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस जो है वो कहाँ का राज्य पक्षी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का पक्षी जो है वो आपका यहाँ पर कहें तो राज्य पक्षी जो है वो सारस है उत्तर प्रदेश का। तो गाइस हमने 50 प्रश्न कर लिए इस प्रैक्टिस सेट से। तो 50 में से आपने कितने किए सही ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको रात में ही मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको कहा है कि ये प्रैक्टिस सेट सारे के सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा 20 तारीख से पहले। तो आपको लगभग 100-150 प्रैक्टिस सेट देने का यहाँ पर प्लान है, इतना नहीं तो 100 तो ज़रूर ही दे दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।